हाय गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया था और उस रिपोर्ट में पाया गया था कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कंपा फंड है उसको डाइवर्ट किया था। मतलब जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज करना था, उपयोग करना था, उससे न करके किसी और कार्यों में उपयोग किया था। चूँकि ये रिपोर्ट जो थी कैग के द्वारा की गई थी, तो हम आज कैग के बारे में जानेंगे। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। साथ में जो कैग रिपोर्ट जारी करता है उसके बारे में जानेंगे और हमारे पहले कैग कौन थे और अभी कौन है, इन सब तथ्यों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब कैग की बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखक परीक्षक, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। हमारे जो वन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो कैग है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और भारत के संविधान में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसके पीछे रीज़न भी है, कारण भी है। रीज़न ये है कि ये प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब जो भी पैसा होता है, पब्लिक का पैसा, उसकी ये देखभाल करता है, स्क्रूटनाइज करता है और इंश्योर करता है कि इस पैसे का दुरुपयोग ना हो, और समय समय पे बहुत तरह के रिकमेंडेशन देता है सरकार को कि भविष्य में हमें क्या क्या करना चाहिए और पैसे का दुरुपयोग जो भी हो, पब्लिक पर्स पैसा, जो पब्लिक का पैसा हो, उसके दुरुपयोग से कैसे बचना चाहिए। अगर हम कैग की बात करें तो ये एक संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 148 से लेके 154 में वर्णित है, मेंशन। अगर हम 148 की बात करते हैं, 148, तो ये कैग की नियुक्ति के बारे में बात करता है कि कैग की नियुक्ति कैसे होती है। उसके बाद अगर हम इसकी जो नियुक्ति होती है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ में अगर हम इस रिमूवल की बात करें, पदच्युत की बात करें कि कैग को कैसे हटाया जा सकता है, तो एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है, प्रक्रिया है। रीज़न ये है कि जो कैग का रिमूवल या हटाने का जो प्रक्रिया होती है वो सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेज, मतलब जो कैग का रिमूवल हटाने का जो प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके समान होती है। मतलब जो भी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाने में की जाती है, वही प्रक्रिया कैग को हटाने में की जाती है। इस वजह से ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल प्रक्रिया हो जाती है। हमें ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है लेकिन कभी हटाया नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जटिल प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं, जो भी वेतन और सेवा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि एक बार जो कैग बन जाता है, आफ्टर द रिटायरमेंट, पद छोड़ने के बाद, वो किसी भी कैपेसिटी में किसी भी तरह का केंद्र या राज्य सरकार में कार्य नहीं कर सकता। मतलब एक बार आप कोई कैग बन गया तो उसके बाद उस केंद्र और राज्य की सरकार में उसके लिए वो किसी भी तरह का कार्य नहीं कर सकता। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ में जो भी इसके प्रशासनिक व्यय होते हैं या सैलरी से रिलेटेड, वेतन से रिलेटेड, पेंशन, ये संचित निधि से चार्ज किए जाते हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो सारे जो भी सरकार टैक्स कलेक्ट करती है या फिर लोन करती है, ये संचित निधि में जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं भारत सरकार के, वो पार्लियामेंट में डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यय जो है संचित निधि से लिया जाता है, इसका मतलब उस पर कोई डिबेट एंड डिस्कशन नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कितना ये महत्वपूर्ण संस्था है।
आगे बढ़ते हैं। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इस जो कैग का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है, या जो भी पहले हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कैग है, उसका जो 6 वर्ष का कार्यकाल 65 साल से पहले पूरा हो जाता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। या अगर उस मान लीजिए कि उसका जो कार्यकाल है 65 साल तक हो रहा है लेकिन 6 वर्ष पूरा नहीं हो रहा, 5 साल में ही 65 साल हो जा रहा है, तब भी उस कंडीशन में भी उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले आएगा उसी डेट को जो कैग होते हैं उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं। अब हम अनुच्छेद 151 की बात करते हैं। ये कैग की रिपोर्ट के बारे में बात करता है। ये बताता है कि जो कैग है अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करता है अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, और अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो अपना रिपोर्ट ये राज्यपाल को सौंपता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक संवैधानिक पद होते हैं और इन दोनों को कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। जब कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करता है उसके बाद वो रिपोर्ट पार्लियामेंट या संसद को जाती है और फिर उसी रिपोर्ट को पीएससी के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाता है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगर हम पीएससी की बात करें तो ये जो भी कैग की रिपोर्ट आती है उसको समय समय पे स्क्रूटनाइज करता है, सरकार को रिकमेंडेशन देता है। 1976 तक जो भी अकाउंटिंग के फंक्शन होते थे, लेखांकन के फंक्शन होते हैं, वो भी कैग करता था। लेकिन 1971 अधिनियम के तहत ये जो फंक्शन 1976 में कैग से ले लिया गया और सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की स्थापना की गई। सीजीए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और सीएजी जो है एक संवैधानिक संस्था है। ये डिफरेंस है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 1976 में, और तब से जो सीजीए है जो अकाउंटिंग का फंक्शन सीजीए देखता है। प्रथम कैग जो थे वी नरहरि राव थे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी जो वर्तमान कैग है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और एक महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है कि उन्हें डब्ल्यूएचओ का जो बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुनाव किया गया है। और अगर बाहरी लेखा परीक्षा मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुनाव किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अगर सेशन को कंप्लीट करने से पहले हमने कुछ बिंदुओं पे अंडरलाइन किया हुआ है तो उसके बारे में भी जानेंगे। हम सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। ये संविधान निर्माताओं में से एक थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। इन्होंने महिलाओं के इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए कार्य किए, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने एक बार कहा था कि हम प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी जो होती है मेजर उस बेसिस पर करते हैं कि वहाँ पे महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है। मतलब सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ की महिलाएं जो होती हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। साथ में उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे कार्य किए। लाइक विस्तारित सभा का उन्होंने गठन किया था जो दलितों के उत्थान के लिए कार्य करता था। साथ में स्वतंत्र भारत में वो पहले लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्हें रिजाइन करना पड़ा क्योंकि जो हिंदू कोड बिल के बारे में उन्हें जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ डिफरेंसेस हो गए, इस वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। साथ में 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था और उनकी जो समाधि स्थल है उसको हम चैत्यभूमि के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 100 मेंबर जो होते हैं लोकसभा या 50 मेंबर राज्यसभा के मेंबर को सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको 100 मेंबर्स के सिग्नेचर की ज़रूरत होगी। अगर आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। साथ में जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग।
मतलब 2/3 लोग जो मेंबर होते हैं प्रेजेंट होना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए और मेजोरिटी वोट से उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको इम्पीच किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यय की हम लोगों ने बात की थी। संचित निधि, पार्लियामेंट के 3 फंड हैं। संचित फंड मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स एंड एक फंड होता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए होता है। उसका नाम अभी नहीं आ रहा, याद आ रहा है। अगर जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो भी सरकार टैक्स वसूलती है, लोन रेज करती है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड में आता है। कुछ जो भी फंड जो कंसोलिडेटेड में नहीं आता है वो पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। जैसे सरकार जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस से बहुत सारे स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करा है, वो सारे जो फंड होते हैं पब्लिक अकाउंट्स में चले जाते हैं। जैसे किसान पत्र जो होता है उस तरह के जो फंड होते हैं पब्लिक अकाउंट्स में जाते हैं। एक फंड होता है इमरजेंसी फंड, जो कि इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। उसका जो कॉर्पस है अमाउंटेड 500 करोड़ का होता है और ये जो फंड होता है फिनेंस सेक्रेटरी के अंदर ये रहता है। तो 3 तरह के इंपॉर्टेंट फंड्स थे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पीएससी के बारे में जानेंगे। पीएससी जो होती है एक संसद की महत्वपूर्ण कमेटी है। इसके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होते हैं। जनरली इसका जो चेयरमैन होता है अपोजिशन पार्टी से होता है और ये कैग की रिपोर्ट की मूल्यांकन करती है, जांच करती है। इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है। साथ में हाँ, तो हम लोगों ने जो भी अंडरलाइन पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। धन्यवाद।